जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी निजी मिसाइल जिसको मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी कह सकते हैं, उसकी आधारशिला रख दी है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के निजी उद्योग के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो शामिल हुए। ये भारत की पहली निजी क्षेत्र की पूरी तरीके से एकीकृत या आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, जहां पर रॉ मटेरियल, कंपोजिट प्रोपेलेंट, टीएनटी और अन्य विस्फोटक सामग्री और जो मिशन रेडी मिसाइलों का निर्माण है वो एक ही परिसर में किया जाएगा। ये प्लांट मध्यम और लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उनके निर्माण के लिए केंद्रित होगा। कंपनी अगले 3 वर्षों में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर करने वाली है। इस परियोजना से तकरीबन 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो रोजगार है वो पैदा होंगे। 50 से अधिक जो एमएसएमईज हैं वो रक्षा आपूर्ति या श्रृंखला, जिसको आप सप्लाई चेन भी कहते हैं, उससे जुड़ेंगे। भारत और जापान ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास के लिए अपना पहला द्विपक्षीय समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत जो पहला प्रोजेक्ट है वो यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड नेवल मास्ट का विकास और भारत में लाइसेंस के तहत इसका निर्माण शामिल होगा। यूनिकॉर्न को आप लोग यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना के नाम से भी जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत में जापानी साझेदारों के साथ मिलकर इसका निर्माण करेगी। जापान डिज़ाइन और कोर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएगा, जबकि भारत सिस्टम इंटीग्रेशन, लोकलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग करेगा। भारत इस मास्ट में अपने स्वदेशी सेंसर और एंटीना को भी एकीकृत करेगा ताकि इसे भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों पर लगाया जा सके। भविष्य में ये सिस्टम भारतीय नौसेना के पुराने कम्युनिकेशन और सेंसर मास्ट की जगह ले सकता है। यूनिकॉर्न मास्ट की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड मास्ट है जिसमें कई अलग अलग एंटीना और सेंसर एक ही संरचना में लगे होते हैं। इसे जापान की एनएससी कॉरपोरेशन ने विकसित किया है और इसका उपयोग जापान की जो मोगामी क्लास फ्रिगेट्स हैं उनमें किया जाता है। इसमें सर्वेलेंस रेडार एंटीना, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और आईएफएफ यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो, वाईफाई एंड लिंक 16 एंटीना और दूसरे सिस्टम शामिल होंगे। भारत सरकार का भविष्य का हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रोग्राम अब केवल डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट तक सीमित नहीं रह सकता। रक्षा मंत्रालय भविष्य में इस परियोजना को निजी कंपनियों के लिए भी खोल सकता है, क्योंकि मौजूदा जो मेल अनमैन्ड एयर व्हीकल कार्यक्रम में निजी उद्योग से उम्मीद है वो कहीं ज़्यादा जताई जा रही है और जो प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी है। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन कार्यक्रम के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 87 स्वदेशी ड्रोन्स खरीदे जाएंगे और निजी कंपनियां बड़ी भूमिका यहां पर निभाती नजर आएंगी। और अभी तक जो प्रोजेक्ट में निजी कंपनियों की भागीदारी रही है उससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भरोसा हुआ है कि भारत का निजी रक्षा उद्योग बड़े और उन्नत ड्रोन भी विकसित कर सकता है। डीआरडीओ की एडीई लैब ने भविष्य के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के ड्रोन के लिए जो 2 कॉन्सेप्ट डिज़ाइन है वो तैयार किए हैं। और अगर हम हेल अनमैन्ड एयर व्हीकल के उपयोग की बात करें तो ये लंबी दूरी के जो आईएसआर मिशन है उनको एग्जीक्यूट करेंगे। कम्युनिकेशन रिले हो गया और इसके अलावा जो स्ट्राइक मिशन है उनके लिए भी ये कैपेबल होंगे। आने वाले भविष्य में हम मेल और हेल दोनों प्रकार के प्रोग्राम में जो निजी कंपनियों की पार्टिसिपेशन है वो बड़े पैमाने पर देखने को हमें मिलेगी। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर, जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय जो रक्षा जानकार लोग हैं और जो सलाहकार हैं वो सरकार को, या आप यूँ कह लें कि इस समय इंडियन एयरफोर्स को सुझाव दे रहे हैं कि इस समय इंडियन एयरफोर्स को जो ट्विन सीट एमका फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके विकास के लिए भी जोर देना चाहिए। खासकर अगर आप मैन अनमैन टीमिंग और कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिशन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर ट्विन सीट वेरिएंट आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। फिलहाल एमका को केवल सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में ही विकसित किया जा रहा है और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और प्राइवेट प्लेयर्स मिल करके इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे। अभी तक जो ट्विन सीटर एमका है इसकी कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट तो सामने नहीं आई है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर जो इसको लेकर बातचीत है उसके होने की बात की गई है। देखिए, अगर ट्विन सीट एमका आ जाता है तो भविष्य में यहाँ पर एक वेपन सिस्टम ऑफिसर की जगह हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर मिशन कमांडर अलग से बैठकर जो लॉयल विंगमैन ड्रोन है या सीसीए है उन्हें नियंत्रित कर सकता है। पायलट विमान को उड़ाएगा और जो वीज़ो है वो जो मिशन है उन पर ध्यान अपना केंद्रित कर सकेगा। वो ड्रोन नियंत्रित करेगा, लक्ष्य को आवंटित करेगा। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन है उन्हें संभालेगा और मिशन को जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखना ये है कि भविष्य में क्या हमें इसका ट्विन सीटर वेरिएंट देखने को मिलता भी है या नहीं।
के स्वदेशी विरूपाक्ष एसा रेडार ने सुपर सुखोई प्रोग्राम में एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। ये रेडार अब 2026 के अंत तक प्री प्रोडक्शन बैच में तैयार होने की उम्मीद है और इसे भविष्य में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा। यहाँ पर हमें जो रिपोर्ट अभी तक मिली है उस हिसाब से इसका जो फर्स्ट लाइट टेस्ट है वो सफल रहा है। फरवरी 2026 में रेडार ने अपना पहला जो लाइट टेस्ट है इसको पूरा किया है। इसका मतलब यह है कि रेडार के मुख्य हार्डवेयर, ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल, पावर सिस्टम और सिग्नल प्रोसेसिंग सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ग्राउंड टेस्ट फिलहाल जारी है। यहाँ पर रेडार का जो एक्सपैन रेडोम टेस्ट जिग पर परीक्षण है वो किया जा रहा है। इसमें बीम स्टीयरिंग, सिग्नल इंटीग्रिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रदर्शन और लंबी दूरी की क्षमता की जांच की जा रही है। अभी यहाँ पर इसके बाद जो हॉकर 800 विमान है उसमें उड़ान परीक्षण किए जाएंगे और ये 2027 के मध्य तक शुरू हो सकता है और इसके होने के बाद 2028 से इसमें सुखोई 30 MKI के साथ जो परीक्षण है उनके सिलसिलेवार शुरुआत होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।